टेफ्लॉन का टेप भी यूज होता है, वो टेफ्लॉन ही होता है, ठीक है। फ्लोराइड कहाँ यूज होता है, सबको पता है, फ्लोराइड एड्स में भी आपने सुना होगा, फ्लोराइड टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उसको टूथ डिके के लिए, को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्लोराइड जो है वो गुड होता है दांतों के लिए। ये क्या होता है, फ्लोराइड जो होता है वो बनाता है, इसको क्या कहते हैं, वर्ड था देखिए जहन से निकल गया, याद आता तो बताता हूँ उसको क्या कहते हैं, एपेटाइट, हाँ फ्लोर एपेटाइट कहते हैं इसको, फ्लोर एपेटाइट। ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हमारे दांत का जो एनिमल होता है ना, ये जो चमक होती है दांत के ऊपर, ये उसके साथ मिलकर दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। तो फ्लोराइड हम यूज करते हैं, इसीलिए इट्स प्रिवेंट्स टूथ डिके, ये तो बता दिया। फ्लोराइड होता है इसका सोडियम का फ्लोराइड और पोटेशियम का फ्लोराइड, हम ये यूज करते हैं उसमें टूथपेस्ट वगैरह में। और इसके अलावा इसको पानी में मिलाते हैं, सोडियम फ्लोराइड को हम पानी में मिलाते हैं वाटर सप्लाईज में, उसका काम भी यही होता है, वो दांतों की को टूटने से और गलने सड़ने से बचा देता है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF है, यूज टू एच ग्लास, ग्लास को एच करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एक और भी क्वालिटी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड सब कुछ खा सकता है, मतलब हर चीज को सॉल्यूबल कर लेता है अपने अंदर, टाइम लेता है लेकिन हर चीज को सॉल्यूबल कर लेता है, इसलिए इसको एचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये पीस ऑफ ग्लास है ना, इस ग्लास के ऊपर मान लो कि मुझे यूं डिजाइन बनवाना है, यूं ये बनाओ, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये अंदर गली जो है ना, ये गली की तरह अंदर हो जाए, बोझ हो जाए, अंदर की तरफ एच हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड से ट्रीट करवाऊंगा। तो जब मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड इस सरफेस से टच करूंगा, इसका प्रोसेस होता है, तो ये इस जगह से शीशा गलना शुरू हो जाएगा, शीशा गायब हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये ग्लास की सरफेस, ये ग्लास की सरफेस ऐसी रहेगी, लेकिन इधर एक गली बन जाएगी इस तरह। तो इसको कहते हैं एचिंग। ये मेटल पर भी होता है, आपने अक्सर मेटल्स में रिंग्स वगैरह देखी होगी, कार्व किए हुए चीजें होती हैं, तो कुछ एचिंग के थ्रू बनती है, कुछ इसको नीडल से कार्व करते हैं। तो कार्विंग अलग टेक्निक है और एचिंग अलग टेक्निक है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से भी एचिंग हो सकती है, तो एचिंग अलग टेक्निक है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह में इसको हम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब लास्ट चीज आ गई है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ क्लोरेट। क्लोरेट 1 की जब हमें अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करनी है तो हम कैसे करते हैं, ये आपका P2 में क्वेश्चन आता है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये आपको P5 में भी, जब A2 में आप जाओगे तब भी काम आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्लोरेट ये होता है KClO3 या KClO या NaClO, जो भी किसी भी एक कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरेट का किसी भी केटाइन के साथ। इस क्लोरेट का आपने रिएक्शन कराना होता है किसके साथ, आयोडीन के साथ, फिर देन थायोसल्फेट के साथ। इसको स्टार्च टेस्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास आयोडीन मिला हुआ होता है तो स्टार्च जो होता है वो ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बना के आपको शो कर देता है कलर, या आप केचप्स वगैरह पर भी चेक कर सकते हैं इसको, ये बाद में समझाएंगे कि कैसे होता है। तो क्लोरेट 1 आयन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इन एसिड सॉल्यूशन दे एंड्स अप क्लोरीन आयन। तो एसिडिक सॉल्यूशन जब आपने इसके अंदर ऐड किया तो ये क्लोरीन, यानी कि अब आप यूं कर लो, आपके पास डेटा बुकलेट होती है, डेटा बुकलेट में से आपने इस इक्वेशन को उठाया और यहाँ पर लिख दिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। स्टेज नंबर 1 में आपने इसकी ऑक्सीडेशन चेक कर ली, ठीक है। एनालिसिस क्या हुई, ऐड एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड। अब सेकंड स्टेप में जब आपने इसकी ऑक्सीडेशन रेट देख ली ना, इसके अंदर आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दिया। ऑक्सीडेशन आयोडाइड का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, आपको पता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडाइड टूटता है I से I2 में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लकीली वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं और आप उसको जमा कर लेते हो। जब इसको जमा कर लेते हो तो ये बनता है क्लोरीन नीचे आ गया, H इधर आ गया, ये इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, ये नहीं लिखे हुए अभी देख लीजिए आप, तो ये आयोडीन और ये क्लोराइड इधर आ गया और ये वाटर इधर आ गया, ठीक है। अब हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन जो प्रोड्यूस हुए वो ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरेट के साथ 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो 1:1 का रेशियो आ गया। अब जब ये सॉल्यूशन बन गया, यानी कि आपने क्या किया, आपने पहले क्लोरेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला, दोनों को मिक्स किया। अब हम करेंगे इसकी टाइट्रेशन, दिस इज स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 पे अब चलते हैं। टाइट्रेट दिस आयोडीन प्रोड्यूस्ड विद सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि जो आयोडीन बन गई ना, ये
आपके पास इसका डायरेक्ट मेथड नहीं था, तो पहले आपने इसको आयोडीन के साथ कंपेयर कर लिया, आपने देखा कि जितना मेरा क्लोरेट था उतना मेरा आयोडीन का सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब इस आयोडीन को आप क्या कर लोगे, थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर लोगे। जब ये थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट हो जाएगा तो फिर आप कंपैरिजन कर लोगे कि थायोसल्फेट कितना था और आयोडीन कितना था। जितना आयोडीन होगा इसका मतलब है इसका मतलब है कि क्लोरेट भी उतना होगा। ठीक है, तो अब आप उसको कंपेयर कर लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, टाइट्रेट द आयोडीन प्रोड्यूस विद सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर नियर द एंड पॉइंट। तो अब क्या हुआ, स्टार्च एज एन इंडिकेटर आपने डाला और टाइट्रेशन शुरू कर दी। आपने एक फ्लास्क लिया, एक ब्यूरिट लिया, फ्लास्क के अंदर आपके पास आयोडीन वाला और क्लोरेट वाला सॉल्यूशन है, Cl माइनस का सॉल्यूशन और आयोडीन का सॉल्यूशन। अब ये आयोडीन, उसके अंदर आपने स्टार्च भी डाल दिया। अब ये आयोडीन इस थायोसल्फेट के साथ Na2H2O3 के साथ, जिसको अगर Na2 हटा दे तो H2O3 -2 बन जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और एंड पॉइंट पर स्टार्च अपना कलर शो करेगा। सही है। अच्छा, ये कैसे बना था, इन दोनों का जो रेशो है ClO- का और जो आयोडीन का रेशो है वो 1:1 है। तो अब जो भी टाइट्रेशन होगी उस पर आपको इसका और इसका एक रेशो मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिएक्शन नहीं है, इन दोनों का रिएक्शन होगा। तो आपको जो भी रेशो मिलेगा आप उस रेशो को इस रेशो से कंपेयर कर लोगे। तो अब क्या हुआ, ये थायोसल्फेट था, ये भी डेटा बुकलेट से आपने उठा ली इक्वेशन। लकीली आपने कहा कि भाई इसके भी दो हैं, तो ये चले जाएंगे, तो इक्वेशन बन गई, 2 से 2 गए, तो इक्वेशन बन गई I2 दिस एंड दिस। तो आपने कहा मोल्स ऑफ आयोडीन जो था वो मोल्स ऑफ थायोसल्फेट के मुकाबले में 1:2 था। ठीक है, ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि यहाँ गलती हो गई है, ये हाफ नहीं होगा क्योंकि ये 1:2 है। तो जितने मोल्स आपके आयोडीन के इस्तेमाल हुए, मोल्स ऑफ आयोडीन, तो उसका डबल सल्फेट है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है, तो सही है। फिर कहाँ गड़बड़ हुई, हाँ ये मिसप्रिंट हुआ, ये गलत हुआ यहाँ पर। तो दैट इज 2, 1:2, तो 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आ गया। ओरिजिनली हमारे पास कितने मोल्स थे पीछे, 1:1 था। तो इसका मतलब हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि अगर क्लोरेट का ClO-1 का और आयोडीन का रेशियो 1:1 था और आगे चल के आपने कहा आयोडीन का और थायोसल्फेट का H2O3 का रेशियो 1:2 है, तो फिर आयोडीन 1:1 है ना, तो इन दोनों का रेशियो क्या बना, तो ये ओरिजिनल मोल्स क्लोरेट का रेशियो 1:2 बन गया, 2 टाइम्स मोल्स ऑफ सल्फेट बन गया। समझ आ गई बात, क्लियर हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इसकी एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, इसकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं ये आपके AS में बहुत कम है, A2 में इसकी ज़्यादा है। तो जब हम A2 में जाएंगे तो फिर इसको मजीद देखेंगे कि इसके अंदर क्या तरीक़ेकार है और किस तरह से इसकी रिएक्शंस को हम फर्दर देख सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 17 हैलोजेंस। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा ट्रेंड्स, अपीयरेंस पढ़े, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी देख ली, इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा थी, ऑक्सीडेशन पावर देखी। आपने कहा कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है और आयोडीन की कम है, जबकि इसका ये ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीज हो रही है, जबकि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने देखे कि मोर रिएक्टिव जो था लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। फिर अदर रिएक्शन में हमने कहा कि H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन होता है, ये देखना होता है। ठीक है, इसका फिर हमने 2 टेस्ट देखे, AgNO3 से इसका टेस्ट देखा, तो इसमें हमें प्रेसिपिटेट के कलर्स मिले, व्हाइट कलर था, क्रीम कलर था, येलो कलर था। फिर हमने देखा एक्सेस ऑफ अमोनिया में वो सॉल्यूबल था या नहीं था, तो इनसॉल्यूबल था, किसी में कुछ चीज़ें सॉल्यूबल थी। क्लोरीन जो था वो सॉल्यूबल था, दोनों में सॉल्यूबल था। ब्रोमीन जो था वो सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल था, और आयोडीन जो था वो इनसॉल्यूबल था। ठीक है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड में था और ये डाइल्यूटेड में था। ठीक है जी। और H2SO4 से जब हमने रिएक्शन कराया तो हमने कहा कि भाई क्लोरीन जो है वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा क्लोराइड के साथ, H2SO4 तो ये सिंपल HCl बना लेगा।
ठीक है, और Na2SO4 बना लेगा, Na2SO4। लेकिन मसला था ब्रोमाइड का और आयोडाइड का। अगर आप ब्रोमाइड और आयोडाइड से रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमाइड H2SO4 को +6 से SO2 में कन्वर्ट कर देता है, +4 में, यानी कि इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को उसके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना पड़ता है, और साथ ब्रोमीन निकल जाता है। ठीक है, खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरीके से आयोडीन से जब रिएक्शन कराया था H2SO4 का, तो आपने देखा था कि इसने सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाया था +4, सल्फर भी बनाया था, और H2S गैस भी बनाई थी, यानी -2 पे भी लेकर गया था, और साथ इसका आयोडीन भी बना था वेपर्स। ठीक है, और दोनों केसेस में पानी बनता है। तो ये था, तो आपने कहा था दिस इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखी। हमने कहा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अगर मेरे पास है क्लोरीन ClO, सोडियम क्लोराइड NaClO, तो मैं इसको पहले रिएक्शन करा दूंगा आयोडीन से। तो जब मैं आयोडीन से रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि जितना क्लोराइड है उतना ही आयोडीन है, 1:1 है। फिर मैं कराऊंगा आयोडीन का रिएक्शन थायोसल्फेट से, Na2S2O3, तो फिर मुझे पता चला कि ये 1 है और ये 2 है। तो इसका मतलब अगर मैं आयोडीन से आयोडीन को कैंसिल आउट कर दूं तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गए। तो फिर इसका मतलब डायरेक्ट NaClO का रेशियो Na2S2O3 से Na से Na गया तो बनेगा 1:2। ठीक है, तो दिस इज बाय दिस वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप कि आपके बात समझ आ गई होगी। हमारा इनऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो चीज़ रह गई दैट इज ओनली नाइट्रोजन एंड सल्फर। वो वही वाला है जो ओ लेवल में आपने पढ़ा था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है, तो पास पेपर्स कीजिए और अपने जो है बाकी की सारी चीज़ों को देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो मैसेज कीजिए और उससे मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।